Hello everyone, welcome to the second part of आंसर की फॉर केमिस्ट्री पेपर 2026। मेरे पास ये सेट सी है जिसके 1 मार्क क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के आंसर्स, मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है अब उसके आंसर्स हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2 मार्क के लिए है। 6 to 12 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं हमारे इस पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हाउ विल यू कन्वर्ट, कन्वर्जन पर ये क्वेश्चन था। और फर्स्ट कन्वर्जन उन्होंने बोला है बेंजीन टू एनिलिन और सेकेंड इथेनामाइड टू इथेनामाइन उन्होंने बोला हुआ है। तो दोनों ही एमाइंस में से ये कन्वर्जन्स हैं। एरोमेटिक एमाइन एनिलिन बनाने के लिए बोला गया और इथेनामाइन एलिफेटिक एमाइन बनाने के लिए बोला गया है। चलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन टू, बेंजीन से आपको बनाना है एनिलिन, है ना। मतलब बेंजीन रिंग पर आपको लाना है NH2 ग्रुप। दिस इज़ योर एनिलिन। आप कैसे लाओगे, तो डायरेक्टली हम NH3 का रिएक्शन करवा के ये NH2 ग्रुप नहीं ला सकते। तो पहले हम इस बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोबेंजीन में। सो फर्स्ट बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रेशन, है ना। तो नाइट्रेशन कराएंगे और नाइट्रेशन की हेल्प से बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन में, NO2 ग्रुप आ जाएगा। और अब इसका हम रिडक्शन करवा देंगे। तो अगली प्रोसेस है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए आप जिस भी चीज़ का हेल्प लेना चाहें, H2 ऑन PD PT, है ना, इसकी प्रेजेंस में जब आप रिडक्शन कराएंगे सो यू विल गेट C6H5NH2, साथ में आपको मिलेगा H2O। सो दिस इज़ योर एनिलिन। तो बेंजीन से एनिलिन हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये इक्वेशन आपको देनी थी और इसको वर्ड्स में लिखना था, क्योंकि हाउ विल यू कन्वर्ट में मेनली इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, इक्वेशंस पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से यदि आप लिख कर आए हैं पूरा नाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन वाया नाइट्रेशन एंड देन ऑन रिडक्शन यू विल गेट एनिलिन। सो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्जन। नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड कन्वर्जन जो वो बोल रहे हैं कि इथेनामाइड, है ना, इथेनामाइड मतलब एमाइड को आपको कन्वर्ट करना है इथेनामाइन में, इथेनामाइन। ये कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो इथेनामाइड है CH3CONH2, इसको आपको कन्वर्ट करना है CH3CH2NH2 में, है ना। ये है इथेनामाइड, ये है इथेनामाइन। सीधी सी बात है, रिडक्शन करा दीजिए। 1 स्टेप प्रोसेस है ये, तो रिडक्शन करवा दीजिए। तो हम करवाएंगे इसका रिडक्शन CH3CONH2। और एमाइड्स का जो रिडक्शन करवाएंगे वो करवाएंगे हम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, दैट इज़ LiAlH4 की प्रेजेंस में। ये प्रोसेस कहलाएगी रिडक्शन। और इस रिडक्शन के थ्रू क्या करना है बेटा, इस ऑक्सीजन को अलग करना है और साथ में कार्बन को CH2 में कन्वर्ट करना है। सो यू विल गेट CH3, ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, NH2 एज इट इज़, और जो ऑक्सीजन हम हटाएंगे उसको 2 हाइड्रोजन दे के वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दिए, 2 इस ऑक्सीजन को दिए, टोटल आपको लगे 4 हाइड्रोजन। सो दस इथेनामाइड is converted into ethenamine। तो ये कन्वर्जन आपको लिखना था आपके एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 6 के और में दिया हुआ है एक्सप्लेन सेंडमेयर रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन। तो आपको इसको वर्ड्स में भी लिखना था और इक्वेशन भी लिखनी थी। तो सेंडमेयर रिएक्शन आपको मालूम है हेलोअरीन्स बनाने का प्रिपरेशन मेथड है। इसमें हम एनिलिन से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो C6H5NH2 इसी पर थ्योरी बना देंगे। सो व्हेन एनिलिन इज ट्रीटेड विथ NaNO2 and HCl mixture at very low temperature, that is 0 to 5 degrees Celsius, first you will get benzene diazonium chloride salt. So it is benzene
एजोनियम क्लोराइड, है ना, दिस इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन, है ना। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम क्यूप्रस या तो क्लोराइड से या तो ब्रोमाइड से। तो Cu2Cl2 से जब आप रिएक्शन कराएंगे यू विल गेट, या Cu2Br ले सकते हो आप, यू विल गेट क्लोरोबेंजीन प्लस N2। सो दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। यदि आप यहाँ Br2 ले रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। सो दिस इज द सेंडमेयर रिएक्शन। इसी इक्वेशन को आपको वर्ड्स में लिखना था। सो दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर इसी पर बता देती हूँ कि बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा था कि सजेस्ट 2 मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आपने पढ़ा है। हाइड्रोजन के अलावा जो अदर मटेरियल आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, उनके नाम देने थे। तो आप मीथेन यूज़ कर सकते हैं, मिथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। सो द अदर सब्सटेंस इज CH4 CH3OH। इसके अलावा प्रोपेनॉल आप यूज़ कर सकते हैं, इथेनॉल आप इथेन यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स हाइड्रोकार्बन, अदर हाइड्रोकार्बन्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो 2 substances material which can be used as a fuel other than hydrogen, that is methane and methanol, CH4 and CH3OH। और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिफाइन करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय K, दैट इज कॉल्ड कापा और कप्पा। डेफिनेशन है कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। सो दैट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मीन्स 2 इलेक्ट्रोड, ये ऐसे यूनिट किसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी जो होता है वो यूनिट डिस्टेंस होता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यूनिट इसका साइमन पर मीटर है। आप कॉमनली साइमन पर सेंटीमीटर लिखते हैं क्योंकि हमारे सेल बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो उसमें डिस्टेंस या जो क्रॉस सेक्शन एरिया हम मेजर करते हैं वो जनरली सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। बट यस, SI यूनिट का बात करें सो इट इज़ साइमन पर मीटर है। और फॉर्मूला यदि बात करूं तो कापा इक्वल्स टू होता है 1/ρ, या रो का वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा कापा इक्वल्स टू L/RE। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर योर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो आपको डिफाइन करना था इसमें। ये कंप्लीट डेफिनेशन एक शॉर्ट नोट है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर। अब इसी के साथ में पूछा गया था मोलर कंडक्टिविटी, है ना, जो कि डेल्टा M या लैम्डा M से डिनोट किया जाता है। डेल्टा M से डिनोट करते हैं। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? सो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, है ना। तो या तो ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दोनों ही डेफिनेशन सही है, आपको और भी इससे मिलती जुलती डेफिनेशंस मिलेंगी। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M या डेल्टा M से डिनोट करते हैं और इट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। लैम्डा M इक्वल्स टू होता है कापा इंटू 1000/M, वेयर कापा इज द या कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एंड कैपिटल M इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी को कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लेते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन C। यूनिट होता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ योर मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपको लिखना था। और मैं आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो ज़्यादा इजी था, शॉर्ट था। 2 आपको मटेरियल के नाम लिखने थे विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बट ठीक है, दीज आर द डेफिनेशन फॉर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला है राइट स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमेट आयन। सो देखिए क्रोमेट आयंस जो होते हैं वो होते हैं CrO4 हैविंग 2 नेगेटिव चार्जेस। तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना था, इजी सा स्ट्रक्चर था। सेंटर में आपको Cr
एटम शो करना था और सिंगल बॉन्ड से आपको 4 ऑक्सीजन इससे बॉन्डेड बताने थे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन. इट इज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन. और इसमें जो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना था, तो टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो दिस इज फॉर क्रोमेट आयन, है ना. इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयंस. नाउ नेक्स्ट वो इसी के और में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी के और में जो क्वेश्चन है कि राइट स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मैग्नेट आयंस. तो दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे कि या तो आप क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बना दीजिए या तो आप मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर बना दीजिए. तो मैग्नेट आयंस होते हैं MnO4, है ना, यही बता दे रही हूँ मैं. और वाला क्वेश्चन है, इट इज़ मैग्नेट आयन. एंड मैग्नेट आयन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज़ MnO4, है ना. जैसे CrO4, जस्ट लाइक दैट MnO4. और MnO4 का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता देती हूँ. सेंटर में Mn मेटल, 2 ऑक्सीजन जो होंगे वो सिंगल बॉन्डेड होंगे, है ना, नेगेटिव चार्जेस होंगे. बाकी के जो 2 होंगे वो डबल बॉन्डेड होंगे Mn से, हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज. और शेप इसका भी टेट्राहेड्रल एंड हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो शेप और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है, केवल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. CrO4 डबल माइनस हैविंग 2 नेगेटिव चार्जेस एंड हियर MnO4 हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. राइट टोटल नंबर एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन मीन्स F ब्लॉक एलिमेंट्स. तो टोटल नंबर ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स, सबसे पहले टोटल नंबर का बात करूँ तो 28 हैं ये, जिसमें से 14 लेंथेनाइड्स एंड 14 एक्टेनाइड्स एलिमेंट्स हैं. तो टोटल हो गया, इसका फर्स्ट पोर्शन का आंसर हो गया. नंबर का 28 लिखना था आपको. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना था F ब्लॉक का, यहीं बता दे रही हूँ. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F से स्टार्ट करेंगे, n-2 F 1 to 14, देन n-1 D 0 to 1 और ns2. This is the general electronic configuration. n-2 visible है, F 1 to 14, n-1 D 0 to 1 and ns2. This is the general electronic configuration of your F block या और inner transition elements. Now इसके और में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दोनों ही अच्छे थे कि राइट डाउन द नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आयंस. इन दोनों में आपको, इन आयंस में आपको ये बताना था कि इनके 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो फर्स्ट था क्रोमियम 3+ आयन. क्रोमियम 3+ आयन में जो D में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स. और Fe3+ में जो टोटल नंबर ऑफ D में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5 इलेक्ट्रॉन. आंसर ये थे, कैसे आए वो मैं आपको बता देती हूँ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ये लिखना था. तो देखिए, पहले हम बात करें Cr3+ आयंस की. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए इसके लिए आप. तो क्रोमियम का वैसे नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 24. आपको 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है उसमें से. तो 24 का यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, नाउ 3d5 एंड 4s1 ना. एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन. अब 3+ है ना, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से निकाल देने. एक यहाँ से निकलेगा और 2 यहाँ से निकलेंगे. तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा D का 3d3 4s0. रिमेनिंग एज इट इज़ रहेगा. ये लिखना नहीं था, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन था. तो D में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आंसर यहाँ पर हमारा आएगा कि Cr+3 के D में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सिमिलरली यदि Fe के लिए बात करें, जो अगली मेटल थी Fe3+ के लिए, तो Fe का ना, नॉट 3+, Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है 26 है. तो 26 इलेक्ट्रॉन जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6, नाउ 3d6 आएगा और 4s2, क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले भराएंगे फिर 3d में आएंगे। अब आपने इसमें से कम करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दीजिए। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आगे का तो एज इट इज़ ये बन जाएगा 3d5 और 4s0, तो d में बचे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर आएगा d में 5 इलेक्ट्रॉन्स और इसका आंसर है d में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। देखिए यही आंसर मैंने लिखे हुए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पर बेस्ड ये क्वेश्चन था जो आपको पूछा गया था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज NiCl -2 ion is paramagnetic while NiCO का 4 times is diamagnetic although both are tetrahedral. Why? है ना, तो टेट्रा क्लोरिडो निकल जो आयन है या टेट्रा कार्बोनाइल निकल जो कॉम्प्लेक्स है, इनका नेचर अलग अलग है, जबकि दोनों टेट्राहेड्रल हैं, दोनों में Ni का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, बट NiCl4 पैरामैग्नेटिक है और NiCO मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक है। आपको ये रीज़न समझाना था कि वाई ऐसा क्यों है। तो दोनों का शेप भी सेम है, सेंट्रल मेटल भी सेम है, बट ऐसा क्यों होता है। तो हम बात कर लेते हैं NiCl का 4 टाइम्स, है ना, ये कॉम्प्लेक्स का बात करें हैविंग 2 नेगेटिव चार्जेस, और दूसरा आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiCO का 4 टाइम्स। इसमें यदि हम बात करें कि इसमें निकल जो है वो निकल Ni2+ स्टेट में है, और Ni2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, लास्ट का बता रही हूँ, तो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो 3p6 तक आ जाएंगे, लास्ट 3d8 और 4s0 का ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। Ni का नंबर होता है 28, है ना, Ni का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है, तो वैसे आना चाहिए 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकले इसलिए कॉन्फ़िगरेशन आया 3d8 4s2। यहाँ यदि बात करूँ NiCO का 4 टाइम्स में Ni पर 0 चार्ज है ना, Ni जो है वो 0 चार्ज की कंडीशन में है, एटॉमिक नंबर 28 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करूँ तो इसका होगा 3d8 4s2 लास्ट। आगे का जो अभी बताया है कि 3p6 तक एज इट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। यदि मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊँ तो 3d8 के लिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5, और ये 4s हो गया, और इसके बाद p होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन यदि फिल करूँ तो 5 तो ये सिंगल सिंगल फिल कर दिए, और फिर पेयरिंग करी, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, यहाँ पर ये 4s ऑलरेडी खाली है, ये 3d8 की कंडीशन है, ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है। अब इसमें बात करूँ तो ये कंडीशन है, और 4s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, दोनों का साथ साथ बता रही हूँ मैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, है ना। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम ऐसे ही बनाते हैं। इसमें 4s खाली है, इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि लिगैंड जो है वो Cl है, और Cl कैसा है, वीक लिगैंड है। जो Cl- आयंस है ना, ये कैसा, ये लिगैंड जो है ये कैसा है, वीक लिगैंड है, और वीक लिगैंड जो होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं, अदरवाइज ये एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं। तो वीक फील्ड लिगैंड्स होने के कारण, वीक फील्ड लिगैंड है ये, जिसके कारण देयर इज़ नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, एंड एज अ रिजल्ट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये अनपेयर्ड रहते हैं, और ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स वाई इट इज़ बाय नेचर इट इज़ पैरामैग्नेटिक। आया चीज़ समझ में। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके इसको थोड़ा सा समझाना था। अब इस केस में बात करें, इस केस में बात करूं कि जो CO है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, एंड दैट्स वाई no unpaired electron, या all electrons are paired, no unpaired electron present, and that's why it is diamagnetic in nature। ये क्या करेंगे, CO जब अप्रोच करेगा तो CO की अप्रोच के कारण, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये इन 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करवा देगा। होगा ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा,
लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग के कारण सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे एंड दैट्स वाई इट इज़ डायमैग्नेटिक। तो बाय नेचर ये डायमैग्नेटिक होगा, और क्योंकि इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे दैट्स वाई इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आई होप ये आंसर अब क्लियर हो गया होगा आपको। इसी के और में जो क्वेश्चन है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगैंड्स कोऑर्डिनेटेड विद सेंट्रल मेटल आयंस वाई। तो क्यों ऐसा होता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं? तो बेटा बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि यू कैन से द रिलेटिव पोजीशन, इसका आंसर था कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगैंड्स, है ना, यूनिडेंटेड लिगैंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल, अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम आर सेम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दैट्स वाई इसमें जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस और ट्रांस आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, सिस और ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते हैं। ये सेंट्रल मेटल है यदि, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? यदि यूनिडेंटेड लिगैंड्स जुड़े हुए हैं तो कुछ ये ऐसा होगा, इसमें ट्रांसपोजिशन नहीं बन पाएगी। तो ट्रांसपोजिशन नहीं बनने के कारण, है ना, ये एक दूसरे के लिए मतलब क्या बोलें कि विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर लिगैंड्स की जो पोजीशन होगी वो सेम आएगी। तो सिस आइसोमर तो बनेगा लेकिन ट्रांस आइसोमर इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दे डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो रीज़न ये है बेटा कि देयर रिलेटिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज सेम एंड दैट्स व्हाई ट्रांस आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कैनिज़ारो एंड एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए दोनों रिएक्शन पूछी है लेकिन एक डिफरेंट तरीके से पूछी हुई है, डिफरेंस के फॉर्म में उन्होंने ये रिएक्शन पूछी हुई है। तो आपको रिएक्शन का एक्सट्रैक्ट निकाल के यहाँ लिखना था। तो सबसे पहली बात आपको भी मालूम है कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन जो है, कैनिज़ारो रिएक्शन है उन एल्डिहाइड्स की रिएक्शन, एल्डिहाइड्स नॉट हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है उनकी ये रिएक्शन है ना। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल HCHO की रिएक्शन है ये, या C6H5 बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन है ये। तो ये एल्डिहाइड ही कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। अब वहीं यदि मैं बात करूं, एक डिफरेंस ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब यहीं यदि मैं दूसरी रिएक्शन का बात करूं दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। तो ये कैसे एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है? तो एल्डिहाइड्स हैविंग, कंपलसरी है यहाँ पर, हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन, केवल वही एल्डिहाइड ये रिएक्शन दे सकते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। तो अदर देन दीज एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरी बात, दूसरा डिफरेंस यदि मैं प्रोडक्ट का बात करूँ, इसमें तो कैनिज़ारो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, 2 प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं, वन इज़ अल्कोहल एंड वन इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्जेलिक एसिड मिलता है इसमें, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट है, या रिडक्शन प्रोडक्ट है या ऑक्सीडेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट का बात करें तो इसका प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। तो ये 2 डिफरेंस है, 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके बाद आप और बना सकते थे डिफरेंसेस कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जबकि ये कंडेंसेशन एंड फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो कुछ ये डिफरेंसेस, 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस यदि बोलूँ तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं उन्हीं के बेसिस पर बनाए हुए हैं। इसी के और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एवर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ ड्राई आइस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। केवल केमिकल इक्वेशन देनी थी इस व्हाट विल हैपन के लिए। तो देखिए केमिकल इक्वेशन दे देते हैं। ये एक्चुअली एसिटिक एसिड बनाने का मेथड है ये। तो इसमें सबसे पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 MgBr,
ठीक है, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ ड्राई आइस मतलब CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसका एडिशन हो जाएगा, सो यू विल गेट CH3COOMgBr। पहला प्रोडक्ट ये बनेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे, तो प्लस H2O। जब आप H2O की हेल्प से रिएक्शन करवाएंगे, यू विल गेट CH3COOH और साथ में आपको मिलेगा MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। सो दिस इज द एसिटिक एसिड, नाम पूरा लिखना था, और इथेनॉइक एसिड, ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है बीच में, हाइड्रोलिसिस कराने पर एसिटिक एसिड मिलेगा। सो दिस इज द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ 2 आइसोमेरिक अमाइंस करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। तो इस फार्मूले के 2 आइसोमेरिक एमाइंस आपको बनाने थे। तो फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है, फार्मूला इज C4H11N, है ना। इसके 2 आइसोमर्स आपको बनाने हैं और उसका नाम देना है। तो 2 आइसोमर्स जो आप बना सकते हैं, पहला तो CH3 CH2 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 NH2, है ना। नाम हो गया इसका ब्यूटेनामाइन। 4 कार्बन हैविंग NH2 ग्रुप, सो दिस इज ब्यूटेनामाइन। अब इसी का आइसोमेरिक फॉर्म बना दें अपन, सो इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी अमाइन ही यदि बनाना है तो ये मैं बना दे रही हूँ, एक CH3 CH, एक ब्रांच में डाल दिया मैंने CH3, देन CH2 एंड देन NH2। तो ये यदि बनाया है आपने तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल, है ना, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। और आप चाहें तो आप इससे बना सकते थे 2 डिग्री अमाइन बना सकते थे इसी फॉर्मूले से, CH3 CH2 CH2, ये कर दीजिए NH और इधर डाल दीजिए एक CH3 ग्रुप। तो ये बन जाएगा हमारा N मिथाइल, ना, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वाया नाइट्रोजन, N मिथाइल एंड इट इज़ प्रोपेनामाइन, प्रोपेन एमाइन। इनमें से कोई 2 यदि आप बनाकर आए हैं तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। बस इसमें इतना ही करना था। नेक्स्ट जो देखें, इसके और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और वाला क्वेश्चन जो है दैट इज़ कन्वर्जन, अगेन बेस्ड ऑन कन्वर्जन। और में क्वेश्चन है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। क्लोराइड हटा के एक कार्बन भी बढ़ाना है और एमिनो ग्रुप लगाना है, और दूसरे में अगेन सेम कन्वर्जन है, ये बेंजाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है बेंजाइल एमाइन में, और यहाँ पर क्लोरोइथेन को कन्वर्ट करना है प्रोपेनामाइन में। मतलब कार्बन भी बढ़ाना है, देखिए कार्बन बढ़ाना है प्रोडक्ट में और NH2 ग्रुप लगाना है, मतलब इस Cl को हटा के NH2 ग्रुप लाना है और एक कार्बन भी बढ़ाना है, सेम यहाँ पर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो आपको एक चीज़ मालूम है कि जब भी कार्बन बढ़ाना होता है ना, साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं अपन लोग, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन फर्स्ट वाला कन्वर्जन, फर्स्ट कन्वर्जन है ना, क्लोरोइथेन दैट इज CH3 CH2Cl। इसका रिएक्शन हम सबसे पहले कराएंगे NaCN या KCN से। ये अल्कोहलिक लेंगे, इथेनॉलिक, जनरली इथेनॉलिक ये लेते हैं, और इसके कारण जो Cl डिस्प्लेस होगा और साइनाइड यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, 2 स्टेप कन्वर्जन है ये, CH3 CH2CN, और यहाँ माइनस कर देती हूँ मैं NaCl। ठीक है, बाय प्रोडक्ट बनेगा NaCl। अब इसका रिएक्शन आप इसका रिडक्शन करा दीजिए, रिडक्शन H2 रिडक्शन करा दीजिए, है ना, निकल की प्रेजेंस में करा दीजिए। ये CN है बेटा, साइनाइड ग्रुप यहाँ आएगा, रिडक्शन करा दीजिए, यू विल गेट CH3 CH2, इस कार्बन से बनेगा एक और CH2 और यहाँ बन जाएगा NH2। तो 4 हाइड्रोजन आपको यहाँ लगेंगे इस कन्वर्जन के लिए। इन द सेम वे आप ये कन्वर्जन भी करवाएंगे, सेम वे में बनेगा, क्योंकि केवल एल्काइल ग्रुप का चेंज है। तो C6H5 CH2Cl प्लस NaCN, इथेनॉलिक लेंगे ये, और पहला प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलेगा NaCl यहाँ हटेगा और पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा C6H5 CH2CN, है ना। और फिर इसका जब आप रिडक्शन करवाएंगे देन यू विल गेट C6H5 CH2
CH2NH2। तो कार्बन नंबर भी आपको बढ़ाना था और साथ में एमिनो ग्रुप लाना था। सो दिस इज द कन्वर्जन इक्वेशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ तक हमने 2 मार्क क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, 3 मार्क क्वेश्चंस एंड 4 मार्क क्वेश्चंस रिमेनिंग है। इस सेट में क्वेश्चन नंबर 13 है कि डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के रिलेशन में आपको ये टर्म्स डिफाइन करनी है। फर्स्ट है पेप्टाइड लिंकेज, सेकंड है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और थर्ड है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। मतलब प्रोटीन के रेफरेंस में आपको ये तीनों टर्म्स डिफाइन करनी थी। तो क्योंकि ये टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऑलरेडी इसका आंसर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में डिफाइन करना था फर्स्ट पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या है? अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड्स। केमिकली दिस बॉन्ड इज एमाइड बॉन्ड and it is formed between COOH group of one amino acid and NH2 group of other amino acid. Okay, डिफाइन ही करना था, ये फॉर्मेशन भी मैं बता दे रही हूँ। दिस इज आर फर्स्ट अमीनो एसिड RCH NH2 COOH, ये R का वैल्यू चेंज हो जाता है अमीनो एसिड्स में, प्लस ये सेकेंड अमीनो एसिड R2 मैंने लिया हुआ है, R2CH NH2 COOH. When these amino acid COOH group of one amino acid react with NH2 group of second amino acid, there is elimination of water molecule and formation of a amide bond. So this is the bond formed between two amino acid. This bond is called peptide bond. तो I hope इस टाइप से ही आपने आंसर लिखा होगा। वैसे 1 मार्क के लिए लिखना था ये आंसर। नेक्स्ट टर्म इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपको लिखना था स्पेशल सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना। ये क्या होता है? एमिनो एसिड्स का एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो एमिनो एसिड्स होते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Any change in the sequence of amino acids results in different protein. Denaturation does not affect primary structure of protein. So this is about the primary structure of protein. अब जो थर्ड टर्म आपको डिफाइन करनी थी डीनेचुरेशन, तो चलिए डीनेचुरेशन भी मैंने लिख कर रखा हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए ये थ्योरेटिकल आंसर मैंने लिख लिए थे। सो डीनेचुरेशन क्या है? डिस्ट्रक्शन और डिसरप्शन ऑफ नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ड्यू टू फिजिकल और केमिकल एजेंट्स लाइक, तो कोई भी फिजिकल या केमिकल एजेंट्स के कारण यदि प्रोटीन का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, नेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें डिस्टर्बेंस आता है, वो डिस्ट्रक्ट होता है, तो इसी डिस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए क्या हो सकते हैं फिजिकल और केमिकल एजेंट्स? तो फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स लाइक हीटिंग, चेंज इन pH, एसिड एंड बेसिस और अदर केमिकल्स रिजल्ट्स इन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब क्या होता है? ड्यू टू डीनेचुरेशन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन विच रिजल्ट्स इन अनकॉइलिंग ऑफ हेलिक्स। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या टर्शरी स्ट्रक्चर है उसकी अनकॉइलिंग हो जाती है ड्यू टू डीनेचुरेशन, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड डीनेचुरेशन, ड्यू टू डीनेचुरेशन प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो डीनेचुरेशन के कारण उसका जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक चीज़ और कि डीनेचुरेशन के टाइम पर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन अनअफेक्टेड। और एग्जाम्पल्स हैं डीनेचुरेशन के कोएगुलेशन ऑफ एग प्रोटीन ऑन बॉइलिंग एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, है ना, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है? मिल्क का जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाता है। और यहाँ पर बॉइलिंग के टाइम पर क्या होता है? जो हीट है वो एग प्रोटीन को कोएगुलेट कर देती है। सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसी 13 क्वेश्चन में और में दिया हुआ था कि व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो डी ग्लूकोज की रिएक्शंस पूछी हुई हैं विथ HI, विथ ब्रोमीन वाटर एंड विथ नाइट्रिक एसिड। ये 3 रिएक्शंस आपको लिखनी थी, इक्वेशंस लिखना था आपको। तो चलिए देख लेते हैं, ये भी मैंने हाफ प्रिपेयर कर रखा है। तो 3 रिएक्शंस पूछी है उन्होंने ग्लूकोज की। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ HI। HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में जब रिएक्शन करेगा ग्लूकोज तो क्या बनेगा? तो देखिए जब भी HI के साथ में ग्लूकोज रिएक्ट करेगा N हेक्सेन बनता है, नॉर्मल हेक्सेन, स्ट्रेट चेन हेक्सेन बनता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हमने ये लिखा हुआ है। CHO इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, CHOH का 4 टाइम्स,
and sixth carbon is in the form of CH2OH. So these are the this is the molecule of glucose. चलिए रिएक्शन कराते हैं HI का. When it react with HI, रिडक्शन होगा बेटा इसका, and due to the reduction you will get normal hexane, मतलब CH3 ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे CH2 में. तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ना लिख के मैंने CH2 का 4 टाइम्स, और ये लास्ट कार्बन भी कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में. So you will get CH3, CH2, 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 CH3. So this is your straight chain hydrocarbon single bond, that is hexane. तो इसी से प्रूफ हुआ था कि कार्बन के जो सारे ग्लूकोज में जो सारे कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होते हैं. नाउ नेक्स्ट जो रिएक्शन उन्होंने बोली है सेकेंड रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर. देखिए बेटा ब्रोमीन वाटर जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है. Br2 वाटर एक्चुअली इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. सो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड. चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं. ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, रिमेनिंग एज इट इज़. तो ऑक्सीडेशन के कारण केवल इस एल्डिहाइड ग्रुप को आपको कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है. रिमेनिंग जो फॉर्मूला है वो एज इट इज़ लिख दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो COOH, इसके बाद CHOH का 4 टाइम्स, और उसके बाद CH2OH. सो दिस इज़ योर ग्लूकोनिक एसिड. ये इक्वेशन लिखनी थी. थर्ड रिएक्शन उन्होंने पूछी है नाइट्रिक एसिड के साथ में. अगेन नाइट्रिक एसिड के साथ में भी क्या होगा, नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडेशन का काम करेगा. बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका फर्स्ट एंड सिक्स्थ कार्बन ऑक्सीडाइज होके बनाएंगे सैकेरिक एसिड. सो इट गिव्स, जो प्रोडक्ट होगा इसका दैट इज सैकेरिक एसिड, जो कि डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है. तो चलिए बता देते हैं, एरो पर लिख देते हैं HNO3. और एक्चुअली ये क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है. एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का 4 टाइम्स एंड यू विल गेट COOH. सो डाईओइक एसिड आपको मिला हुआ है, डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड मिलेगा, जिसको बोलेंगे हम सैकेरिक एसिड. सो दिस इज़ द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 13 और, है ना. चलिए नेक्स्ट देख लें. अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14. देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे पूछे गए इस साल. सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, छोटा सा आंसर था, इसका सोल्यूशन था. हाँ, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the following reaction. Gibbs energy मतलब डेल्टा G कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं वो, और सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहे हैं वो. तो सबसे पहले जो गिवन है, ये जो गिवन है यही बता दे रही हूँ. E0 आपको गिवन है और E0 है 1.1 वोल्ट. कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा G कैलकुलेट करना है, ये आपको फाइंड करना है. अब कैसे फाइंड करोगे डेल्टा G, तो चलिए उसके लिए मैं बता देती हूँ. डेल्टा G फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मालूम है. गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है दैट इज इक्वल्स टू, सो फॉर्मूला यूज्ड हम इसमें लिखेंगे. फॉर्मूला यूज्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे दैट इज डेल्टा G इक्वल्स, स्टैंडर्ड कंडीशन बनाते हैं. डेल्टा G0 इक्वल्स टू होता है -NFE0. याद आया, नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस में लिखते हैं हम ये. सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड द चेंज इन गिब्स एनर्जी. अब क्या क्या चाहिए इसमें, N चाहिए, F चाहिए, E0 चाहिए. E0 दिया हुआ है 1.1 वोल्ट. N कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए इक्वेशन दी हुई है बेटा. Zn चेंज हो रहा है Zn+2 में, या Cu+2 चेंज हो रहा है Cu में. मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं. ये पेयर देखिए, Zn से Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, या Cu+2 चेंज हो रहा है Cu में, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं इस कन्वर्जन में. तो N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो उस हिसाब से N हो गया 2. F आपको मालूम है फेराडे कांस्टेंट है, और फेराडे का वैल्यू होता है 96,500 कूलम्स. तो चलो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं. सारी चीज़ें आपके पास में अब तो G0, डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ लिखेंगे 2 × 96,500 इंटू E0 दिया है 1.1. सो यू विल गेट, कैलकुलेट करिएगा, यू विल गेट द आंसर 212,300. और क्योंकि एनर्जी है तो आएगा जूल्स पर मोल, यूनिट आएगा जूल्स पर मोल.
किलो जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो 3 पॉइंट्स के आगे डेसिमल पॉइंट लगाइए, 121.3 इंटू सॉरी 121.3 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज़ द आंसर। जो भी आंसर आप लिख के जूल्स में या किलो जूल्स में, दिस इज़ योर आंसर। इट डिनोट्स टू द, माइनस साइन लगाइएगा, इट डिनोट्स टू द चेंज इन गिब्स एनर्जी। है गिब्स एनर्जी में जो चेंज होगा वो नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, डैनियल सेल वाला जो दिया हुआ था। अब और में जो क्वेश्चन था, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन था ये। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट ने शायद यही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा कि राइट द नेम ऑफ एनी 3 मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो जितनी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना बेटा, उनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड से किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू उनको उनके सॉल्ट्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो दीज आर द 3 मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। नाउ 3 यूजेस ऑफ मरकरी सेल, सेकेंड क्वेश्चन था। मरकरी सेल मतलब लो करंट सेल जो होते हैं। So these are used in low current devices, like watches, these are used in calculators, these are used in hearing devices, या क्या है, auditory devices, hearing aids or hearing apparatus or equipments. So used in low current devices like watches, wrist watches, toys, in calculators and in hearing aids. So these are the uses of mercury cell. Now next question, question number 15, list any 3 type of structural isomerism possible for coordination compound, given one example of each. तो आपको coordination compounds की जो 3 isomerism है वो आपको बताने थे और हर एक का एक एग्जाम्पल आपको देना था। तो ये अगेन थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट चलिए इसका आंसर मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ना, 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट जैसे लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज टोटल 4 टाइप के हैं, आप इसमें से कोई 3 लिखना था। तो फर्स्ट मैंने लिया है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कौन से कंपाउंड शो करेंगे? सो इट इज शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग एम्बीडेंटेड लिगैंड्स, हैविंग एम्बीडेंटेड मतलब एम्बीडेंटेड लिगैंड होना चाहिए उसमें, एम्बीडेंटेड लिगैंड जिनके पास होगा वो इस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं? जैसे साइनाइड्स हैं या नाइट्राइट लिगैंड है। तो फॉर एग्जाम्पल NO2 ग्रुप जो है या CN ग्रुप जो है, या और भी बहुत सारे थायोसाइनाइड ग्रुप जो है। तो एक एग्जाम्पल इसका देना था, एग्जाम्पल मैं दूँ, यही ले लेते हैं अपन, नाइट्राइट ग्रुप ले लेते हैं। तो नाइट्राइट ग्रुप का एग्जाम्पल है CO, मैंने ये बनाया NH3 का 2 टाइम्स NO2 और बाहर मैंने कर दिया Cl2। ये एक कंपाउंड हो गया। अब दूसरे में कैसा करें? CO NH3 एज इट इज़, और इस NO ग्रुप को है ना, एम्बीडेंटेड लिगैंड है, इसके बाद 2 डोनर, इसके पास 2 डोनर एटम्स हैं। ये वाया नाइट्रोजन भी अटैच होगा, वाया ऑक्सीजन भी अटैच हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे डाई एमाइन नाइट्रेटो कोबाल्ट 2 क्लोराइड, और यहाँ नाम आएगा अगेन डाई एमाइन, लेकिन यहाँ क्योंकि बॉन्डिंग वाया नाइट्रोजन है तो आप बाद में N लिखेंगे, और यहाँ पर वाया ऑक्सीजन है तो आप O लिखेंगे। सो डाई एमाइन नाइट्रेटो डैश करके O, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 एंड क्लोराइड। यहाँ कोबाल्ट के पहले लिखेंगे आप कैपिटल N क्योंकि वाया नाइट्रोजन बॉन्डिंग है। तो बस चेंज ये आता है। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, बट इसमें कंडीशन क्या है? एम्बीडेंटेड लिगैंड आपके कंपाउंड के पास होना चाहिए। ये फर्स्ट लिंकेज हो गया। इसके बाद सेकेंड लिंकेज जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन लिंकेज। अगला जो लिंकेज बता रही हूँ मैं आपको दैट इज कोऑर्डिनेशन लिंकेज, सेकेंड लिंकेज, कोऑर्डिनेशन लिंकेज। ठीक है, कोऑर्डिनेशन लिंकेज में क्या होता है कि इट इज ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स। इसमें क्या होगा? देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स। देखिए थोड़ा इन राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, बहुत अच्छी नहीं आ रही है जो मैं बोल रही हूँ। सो इट इज़
ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट ऑफ कंपाउंड, पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको इसका। तो एग्जाम्पल जैसे कि ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलेगा CO, और यहाँ है NH3 का मान लीजिए 6 टाइम्स, और इसका ये हो गया कैटाइनिक पार्ट। एनाइनिक पार्ट है मान लीजिए Cr, और लिगैंड है यहाँ पर Cn का 6 टाइम, ये हो गया। इसी का जो आइसोमेरिज्म बनेगा, एंड मैं यहाँ लिख रही हूँ एंड, लिगैंड्स का इंटरचेंज होगा। साइनाइड लिगैंड कोबाल्ट के साथ आ जाएगा, तो ये होगा CO, Cn का 6 टाइम, और यहाँ बनेगा NH3 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा क्रोमियम और NH3 का 6 टाइम, है ना। तो कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट्स के बीच में क्या होगा, जो लिगैंड्स हैं उनका इंटरचेंज होगा, इनकी सेंट्रल मेटल अलग अलग होंगी। सो ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ दिस लिगैंड्स, कोऑर्डिनेशन लिंकेज अराइजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, अगला जो है दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड, जो 3 ही बताने हैं आपको, एक और होता है दैट इज सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, है ना। तो थर्ड है दैट इज आयनाइजेशन, जो बड़ा कॉमन आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि व्हेन काउंटर आयन इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगैंड, व्हेन काउंटर आयन, है ना, काउंटर आयन कैन एक्ट एज लिगैंड, है ना, ये दोनों जैसा बिहेव कर सकता है, एंड इट कैन डिस्प्लेस a ligand bonded to central metal and becomes a ligand, displace a ligand bonded to central metal and this ligand becomes a counter ion। तो काउंटर आयन लिगैंड बन सकता है, और लिगैंड जो है वो काउंटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है उसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस होने वाले आयंस में चेंज आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल, इसमें जो एग्जांपल लेते हैं अपन, काउंटर आयन अपन एक्सचेंज कर लेंगे, तो क्या ले लें, कोबाल्ट NH3 जो लिगैंड है वो लिया, और इसके साथ एक और ले लें, सल्फेट ले लेते हैं, SO4, ठीक है। और बाहर काउंटर आयन के फॉर्म में Br है। अब मान लीजिए ये जो Br है काउंटर आयन के फॉर्म में, ये बहुत मतलब ये लिगैंड के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो एक्सचेंज हो जाए, सल्फेट आयन बाहर आ जाए काउंटर आयन के फॉर्म में, और काउंटर आयन अंदर आ जाए, तो ये बन जाएगा एंड, प्लस लगा रही हूँ ना, कन्फ्यूज़ नहीं हो आप इसलिए, एंड, तो ये CO NH3 का 5 टाइम्स, और यहाँ कर देते हैं अपन Br, और बाहर ले आते हैं अपन SO4। सो दीज टू आइसोमर्स आर आयनाइजेशन आइसोमर्स, है ना। इसमें प्रोड्यूस, यहाँ पर ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस होगा और ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आयन ये होगा, और आयन जो प्रोड्यूस होगा वो सल्फेट आयन प्रोड्यूस होगा। तो कंपोनेंट सेम है, लेकिन प्रोड्यूस होने वाले आयन्स अलग अलग होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये 3 आइसोमेरिज्म आपको एक एक लाइन लिखकर और उनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देने थे। अब देखो इसी 15 क्वेश्चन में जो और में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूजिंग IUPAC नेम्स राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। अभी तक फॉर्मूलाज आते थे कंपलसरीली, और नेम आपको लिखना होता था। इस बार ये भी एक चेंज हुआ है कि ऊपर उन्होंने आइसोमेरिज्म पूछ लिया है और नीचे उन्होंने नेम दे दिया है और फॉर्मूला बनाने थे। तो चलिए क्या फॉर्मूला आपको लिखना था। तो पहला नाम था पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट उन्होंने दिया हुआ है 2। तो बेटा काउंटर आयन है ना, पोटेशियम है, तो जैसा नाम लिखा है ना वैसे आप सिंबल लिखना शुरू कर दीजिए। पोटेशियम का हम लिखेंगे K, विजिबल है आई थिंक, तो K, और टेट्रा मतलब नंबर स्टार्ट हो गए तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, जैसे ही नंबर दिखे ना स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पीछे आ जाओ। मेटल दिया हुआ है जिंकेट, मतलब Zn लिखना है आपको। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो सबसे पीछे आ जाओ Zn। उसके बाद क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, 2 ही चीज़ें हैं, 4 OH ग्रुप्स हैं, तो ये Zn और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिडो मतलब OH और टेट्रा मतलब 4, इसके अलावा कुछ नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट उन्होंने दी हुई है 2, OH क्योंकि 4 है, एक OH पर एक नेगेटिव, 4 पर 4 नेगेटिव, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं उन्होंने, इसने 2 ही दिए हैं, बाकी के 2 कौन देगा, काउंटर आयन देगा। तो काउंटर आयन के नंबर को आपको यहाँ करना है 2,
तो फॉर्मूला बनेगा इसका K2ZnOH का 4 टाइम्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर फर्स्ट IUPAC नेम। सेकेंड था पेंटा एमाइन नाइट्रेटो, ये देखो ये आ गया O है ना, वाया ऑक्सीजन बॉन्डिंग है, तो पेंटा एमाइन नाइट्रेटो O कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पेंटा एमाइन मतलब स्टार्ट आपने, क्योंकि नंबर से है तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करोगे। आ जाओ, इसमें सबसे पीछे क्या है, कोबाल्ट है, तो सेंट्रल मेटल लिख दो CO। फिर अब लिखते हैं अपन लिगैंड्स, पेंटा एमाइन, पहला लिगैंड हम लिख देते हैं NH3, एमाइन मतलब NH3 और पेंटा मतलब 5, ठीक है, तो CO NH3 का 5 टाइम्स। दूसरा लिगैंड क्या है बेटा, नाइट्रेटो, वाया ऑक्सीजन बॉन्डिंग है, मतलब इस NO2 ग्रुप को आपको कैसा लिखना है, ONO, अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब एक ही लेना है। इसके बाद क्या है, सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, कोबाल्ट है, नाइट्रो ग्रुप है और 5 एमाइन ग्रुप है, तीनों अपन ने सारा लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो। लास्ट में क्या है, Cl, क्लोराइड मतलब Cl, तो ये लिख दिया हमने Cl। अब बात आती है जो मेन चीज़ होती है ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने की। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 है, देखो 3 चार्ज कैसे आएगा, ये तो न्यूट्रल होता है लिगैंड, एक चार्ज इसके कारण आएगा, तो बाकी के 2 चार्ज किसके कारण आएंगे, आपके Cl के कारण आएंगे, क्योंकि लिगैंड्स के नंबर तो आप चेंज कर नहीं सकते ना, काउंटर आयंस जो होते हैं वो चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज 2 Cl के कारण इस पर आएंगे और एक पॉजिटिव चार्ज इसके कारण, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया इसका 3, तो फॉर्मूला बनेगा CO NH3 का 5 टाइम्स ONO और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा Cl2, विजिबल है। नाउ द थर्ड नेम, थर्ड नेम यहाँ लिखूंगी मैं, है ना, स्पेस नहीं बचा मेरे पास। थर्ड जो नेम है दैट इज पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3, है ना, तो Cr, क्रोमेट मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी क्रोमियम है, तो पहला क्या है पोटेशियम, तो पोटेशियम अपन लेते हैं K, मतलब काउंटर आयन पोटेशियम के फॉर्म में है, तो K ये पोटेशियम के लिए। अब देख लेते हैं ट्राई ऑक्सलेटो, मतलब जो ऑक्सलेट ग्रुप है वो लिगैंड के फॉर्म में है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया। क्रोमेट मतलब क्रोमियम सेंट्रल मेटल के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये लिखा हमने Cr, और बेटा ऑक्सलेट लिगैंड का फॉर्मूला होता है C2O4, है ना, कितने हैं, ट्राई 3 हैं, तो इसका होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब एक ऑक्सलेट आयन पर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, बाइडेंटेड लिगैंड है, तो कितने हो गए टोटल नेगेटिव चार्ज, 6 हो गए। हमको Cr पर कितना चार्ज लाना है, 3 ही लाना है, इसके कारण 6 आ जाएंगे चार्ज, तो बाकी का बैलेंस कैसे करोगे, K के नंबर बढ़ा के। 3 पॉजिटिव चार्जेस इस पर कैसे आएंगे, जब 6 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन आपका ये पोटेशियम दे देगा, तो टोटल 6 पॉजिटिव चार्जेस इसके कारण डेवलप हो रहे हैं, 3 पॉजिटिव चार्जेस K पर प्रोड्यूस होंगे और बाकी का यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज क्रोमियम पर प्रोड्यूस होगा, तो कहने का मतलब फॉर्मूला बनेगा K3Cr2O4 का होल थ्राइस। केवल इसमें जो मेन चीज़ होती है ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करना वाया काउंटर आयंस के नंबर के थ्रू। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन मैथड्स पूछी है उन्होंने, फ्रॉम एसीटोफिनॉन, फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन एंड फ्रॉम स्टायरिन। केवल केमिकल इक्वेशन लिखनी थी आपको, तो चलिए केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। तो फर्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, सो फर्स्ट इज फ्रॉम एसीटोफिनॉन, तो एसीटोफिनॉन को कन्वर्ट करना है अपने को बेंजोइक एसिड में। एसीटोफिनॉन क्या है बेटा, कीटोन है, C6H5COCH3, दिस इज योर एसीटोफिनॉन, है ना, ये एसीटोफिनॉन है हमारा। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 की हेल्प से, KMnO4 और KOH के हेल्प से इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तो पहले आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, NaOH KOH लिया है तो ये आपको मिलेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बस इसका आप क्या कहें कि किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, सो यू विल गेट, एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, सो यू विल गेट COOH एंड दिस इज योर बेंजोइक एसिड, दिस इज योर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या आप बोल सकते हैं ना, पोटेशियम बेंजोएट बोल सकते हैं इसको,
ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्जन। नाउ द सेकंड कन्वर्जन, सेकंड प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना था बेंजोइक एसिड में। इससे आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे? तो ब्रोमोबेंजीन मीन C6H5Br, इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप मैग्नीशियम के साथ में, मैग्नीशियम मेटल के साथ में, और बना लीजिए ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो ये हमने बनाया MgBr, ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो दिस इज़ योर ग्रिग्नॉड रिएजेंट। बस इसका रिएक्शन करा दीजिए CO2 के साथ में। जब आप CO2 के साथ में कराएंगे एडिशन होगा, एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, एंड दिस इज़ योर COOMgBr। और इस एडिशन प्रोडक्ट का हमेशा हम क्या करवा देते हैं? हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो जब आप इस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे, यू विल गेट बेंजोइक एसिड प्लस MgOH Br. So again you will get benzoic acid. So this is your second preparation method. And now the third one. थर्ड जो प्रिपेयर करना था आपको, दैट इज़ फ्रॉम स्टायरीन, ना, साइड चेन में 2 कार्बन होंगे, स्टायरीन। तो ये बेंजीन रिंग और इसमें है CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है स्टायरीन। सेम पहला जो स्टेप है वो सेम है, KMnO4 और KOH की हेल्प से। सो KMnO4 एंड KOH की हेल्प से सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इसको अपन COOK में, और साथ में इसमें बनेगा, इसलिए यहीं लिख दे रही हूँ, साथ में इसमें बनेगा HCOOK, दैट इज पोटेशियम मिथेनोइक एसिड, है ना। नाउ अगेन एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, सो यू विल गेट बेंजोइक एसिड प्लस KOH एज इट इज। सो दिस इज द कन्वर्जन। इसमें आपको हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नीचे नाम लिखना था। दिस इज स्टायरीन एंड दिस इज योर बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो दिस इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड थ्रू एसिड हाइड्रोलिसिस यू विल गेट दिस बेंजोइक एसिड। So these are the equations, only equations ही लिखनी थी, equations for the conversion of following compounds into benzoic acid। अब इसी के और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है गिव रीजन के फॉर्म में है, गिव रीजन, और फर्स्ट गिव रीजन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, है ना। ईथर और हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट्स हायर क्यों होते हैं? तो इसके पीछे रीज़न लिखना था आपको, ड्यू टू molecular association in aldehyde and ketone, due to strong molecular association या interaction between aldehyde and ketones molecule। और वो interaction होता है बेटा डायपोल डायपोल interaction। एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके आपस में मॉलिक्यूल्स के आपस में जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को बोला जाता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एंड दैट्स वाई इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। इनमें इस टाइप का इंटरेक्शन नहीं होता है क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन और ईथर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये इंटरेक्शन नहीं होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। सेकेंड है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन द सिमिलर अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट इनके कम क्यों होते हैं? तो इनसे ज़्यादा हैं लेकिन अल्कोहल से कम है, तो रीज़न है कि अल्कोहल में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज़ एब्सेंट इन so alcohol molecule has intermolecular hydrogen bonds in alcohol, due to which boiling point of alcohols are higher, which is absent in aldehydes and ketones। Now next is एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, है ना। आपस में इन्होंने कन्वर्जन किया है रिएक्टिविटी का, तो इस पर एक बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बना रखा है इस टॉपिक पर, बट चलिए अभी वो बता देती हूँ कि इन कीटोन्स देयर इज हिंड्रेंस ऑफ फॉर न्यूक्लियोफाइल। कीटोन्स में 2 R ग्रुप होते हैं, सो देयर इज हिंड्रेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू 2 बल्कि R ग्रुप्स, है ना, 2 बल्कि एल्काइल ग्रुप्स इन कीटोन्स विच मेक्स इट लेस रिएक्टिव। whereas in aldehydes this hindrance या steric effect भी बोलते हैं हम इसको, this steric effect is lesser and that's why it is
more you can say it has high electrophilicity, जबकि कीटोन्स की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है कार्बोनाइल कार्बन की वो कम हो जाती है ड्यू टू द टू बल्की आर ग्रुप्स. ओके, सो दीज आर द गिव रीजन्स के आंसर. एंड नाउ 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन. आपको प्रोडक्ट के केवल स्ट्रक्चर और IUPAC नेम लिखने थे इसमें. तो ये एक्चुअली रिएक्शंस पूछी हैं उन्होंने. फर्स्ट जो है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, एल्डिहाइड का कैटालिटिक रिडक्शन उन्होंने पूछा हुआ है. फर्स्ट इट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल. तो ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज CHO. दिस इज योर ब्यूटेनल. इसका कैटालिटिक रिडक्शन करवाया मतलब H2 से रिएक्शन कराया और कैटलिस्ट यहाँ हमने निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम कुछ भी आप ले लीजिए, है ना. हीट करने पर क्या होगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बनता है. सो यू विल गेट CH3 CH2 CH2 और ये CHO ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में. यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल एंड नेम ऑफ अल्कोहल इज ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 1-ऑल. सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट. नाउ द B. हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. बेटा अल्कोहल बनाने का मेथड है ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. तो प्रोपीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, है ना. एसिड हाइड्रेशन करवाया अपन ने और यू विल गेट CH3 CH 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा इससे एंड CH3. तो ये बनेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2-ऑल. दिस इज ब्यूटेन 1-ऑल या 1-ब्यूटेनॉल लिख देती हूँ मैं. तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बना, ये 2 डिग्री अल्कोहल बना. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना. मतलब ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, प्रोपेनॉन का, कीटोन का रिएक्शन करवा रहे हैं. तो चलिए थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं अपन. C है हमारा, प्रोपेनॉन बनाते हैं सबसे पहले. CH3 और ये हुआ CO, CH3CO CH3. दिस इज योर प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2-ऑन. दिस इज योर प्रोपीन, है ना. तो सबसे पहले रिएक्शन क्या बोला उन्होंने, ग्रिग्नॉड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाया. तो सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, आपको मालूम है. ये C डबल बॉन्ड O जो होगा ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यू विल गेट CH3, यू विल गेट CH3, ये बन गया C सिंगल बॉन्ड O. ये पूरा पार्ट ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा. सो यू विल गेट MgBr और ये CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पर. चलिए ये एडिशन प्रोडक्ट बना, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए. यू विल गेट द प्रोडक्ट, यू विल गेट CH3 गैस करो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा. और कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, है ना. ये कार्बन देखिए आप 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है. सो यू विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल. हाँ साथ में बनेगा MgOH Br, है ना. सो दिस इज़ योर 3 डिग्री अल्कोहल और नाम क्या आएगा इसका, 3 डिग्री अल्कोहल का एक चेन ले लो. सो यू विल गेट 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, है ना. प्रोपेनॉल बना, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल विच इज़ 3 डिग्री अल्कोहल. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए ये आपको कंप्लीट द इक्वेशन उन्होंने दी हुई थी. नाउ इसी के और में जो क्वेश्चन दिया है बेटा, व्हाट हैपन्स व्हेन, है ना. ये भी एक तरीके से कंप्लीट द इक्वेशन के फॉर्म में ही पूछ रहे हैं वो. व्हाट हैपन्स व्हेन, इक्वेशन ही लिखना है आपको. तो इस बार ये भरमार रही है इस टाइप के क्वेश्चंस की आपके MP बोर्ड के पेपर में ऑर्गेनिक्स है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है. चलो देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए. फर्स्ट है मिथॉक्सी ईथेन ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI. मिथॉक्सी मीथेन, सॉरी एक फोर्थ मैंने लिख दिया, सॉरी फोर्थ रह गया, सॉरी C तक ही लिखा है, एक रह गया, D वाला रह गया ना, D रह गया. और D है रिएक्शन ऑफ, सॉरी इसी में एक D रह गया, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन मतलब C6H5Cl, ये हमेशा रिंग बनानी चाहिए. सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे. सो यू विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड ONA, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड. अब इसका रिएक्शन किससे करा दोगे, HCl से करा दोगे.
तो HCl से जब रिएक्शन कराओगे यू विल गेट फिनॉल। ओहो, सारे अल्कोहल बनवा दिए उन्होंने, प्लस NaCl। ठीक है, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल भी बन गया, ये आपने बना लिया फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, है ना। बीच में बना सोडियम फिनॉक्साइड। तो नाम तो सबके लिखने थे आपको। ये ऐसे एडिशन प्रोडक्ट के नाम जरूरी नहीं होते हैं, बाकी आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ एंड कर रहे हैं, जो मेन प्रोडक्ट है उनके नाम जरूर लिखिए। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो इसी के और में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपन्स व्हेन मिथॉक्सी इथेन ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 का। और भाई 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी। चलिए, मिथॉक्सी इथेन फर्स्ट है। मिथॉक्सी इथेन तो CH3O और इथेन है, मतलब C2H5 ले लूँ सीधा। मैंने लिखा है C2H5। रिएक्शन का इससे करा रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड HI से रिएक्शन करा रहे हो। भाई क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ेंगे और जो H है वो बल्कि R ग्रुप को दोगे और जो I है वो CH3 को दे दोगे। सो यू विल गेट मिथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल। अगेन इथेनॉल बनाने का मेथड आ गया ये। ठीक है, सेकेंड ले लेते हैं, वर्ड्स में लिखना था यहाँ, है ना। मिथॉक्सी इथेन एंड दिस इज योर मिथाइल आयोडाइड, दिस इज योर इथेनॉल। सेकेंड क्या बोल रहे हैं वो, फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट के साथ जब फिनॉल को हीट करोगे, सो दिस इज योर C6H5OH फिनॉल। Zn के साथ जब बेटा रिडक्शन होगा, है ना, रिडक्शन होगा, एंड यू विल गेट बेंजीन। प्रोडक्ट विल बी बेंजीन प्लस ZnO। सो दिस इज बेंजीन, जिंक ऑक्साइड, सारे नाम लिखना थे, फिनॉल। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड रिएक्शन। इथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड विथ एसिडिफाइड KMnO4। इथेनॉल C2H5OH ऑक्सीडाइज्ड मतलब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है KMnO4 और एसिडिफाइड करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, या एसिडिफाइड लिख सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, अल्कोहल को सीधा कन्वर्ट करेगा एसिड में, तो यू विल गेट CH3 COOH और साथ में मिलेगा वाटर। तो ये कन्वर्शन था। नाउ द फिफ्थ वन क्या है, एनीसॉल रिएक्ट विथ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। चलो भाई क्या है एनीसॉल, एनीसॉल मतलब क्या, ईथर है, C6H5OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन है, प्लस क्या करवाना है इसका, नाइट्रेशन करवाना है, HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है, बट साथ में प्रेजेंस किसका दे रहे हैं वो, H2SO4 का। बेटा नाइट्रेशन करवाया OCH3, ये ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो सॉरी मेजर प्रोडक्ट क्योंकि नाइट्रो प्रोडक्ट है, तो पहले अपन लिखेंगे पैरा नाइट्रो, दैट इज एनीसॉल, नाइट्रो एनीसॉल, सॉरी दिस इज योर एनीसॉल, यहाँ इथेनॉल लिखना था, और साथ में पैरा प्रोडक्ट के साथ साथ आपको मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, है ना, OCH3, दिस इज ऑर्थो नाइट्रो एनीसॉल, एनीसॉल स्पेलिंग सही है, हाँ एनीसॉल। सो दीज आर द व्हाट हैपन्स व्हेन, है ना, ये उसके आंसर है, देख लीजिए ऐसा लिख कर आएँ क्या आप, या इसमें से कौन सा वाला आपने करेक्ट लिखा। आई थिंक ये वाला करेक्ट लिखा होगा, फिनॉल को जिंक के साथ हीट करने पर क्या होता है, तो रिडक्शन होता है, बेंजीन मिलती है और ZnO मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, है ना। तो मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना है। देखिए 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज एजेंट है ये, इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, जिसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस बाकी का पानी है, मतलब 80 ग्राम वाटर है। तो यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल एक कंपोनेंट हो गया और दूसरा कंपोनेंट वाटर हो गया, तो इतना इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है। अब क्या बोल रहा है वो, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, केवल इथाइलिन ग्लाइकॉल के अपने को कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मोल्स, है ना, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास, ये हो गया 20 गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज C2H6O2। इस पूरे का मास निकालोगे तो इस पूरे का मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा 62। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 20 डिवाइडेड बाय 62, यू विल गेट द आंसर 0.3222 आगे आएगा। नाउ दूसरी चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, ये पहला निकाला, दूसरी चीज़ आपको मोल्स ऑफ वाटर भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है।
तो वाटर का गिवन मास कितना है 80 और मोलर मास होता है उसका 18, डिवाइड करोगे तो 4.44 आ जाएगा। अब अपन निकालते हैं जो हमको एक्चुअल में चीज़ निकालनी है, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसका मोल फ्रैक्शन x इक्वल्स टू किसका, इथाइलिन, ये मोल फ्रैक्शन के लिए साइन बना रहे, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज 0.322 और लिख सकते हो आप, मैंने 2 ही लिखा हुआ है, अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स मतलब ये प्लस ये, तो 0.32 प्लस वाटर के मोल 4.44, तो ये आपका आएगा 0.32 डिवाइडेड बाय 4.76। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.067। दिस इज़ द आंसर। यूनिट नहीं होती है मोल फ्रैक्शन की, तो आपको यूनिट नहीं लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मोल फ्रैक्शन आपको इस तरीके से निकालने थे। चलिए इसका ही जो सेकंड पार्ट था, है ना, 2.5 ग्राम, सॉरी, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोलैलिटी फाइंड करना, अच्छा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था ये, तो 2 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन था। तो गिवन मास किसका, एसिटिक एसिड का CH3COOH का गिवन मास दे रहे हैं 2.5 ग्राम, और इसमें जो सॉल्वेंट है वो है बेंजीन C6H6 जो कि है 75 ग्राम। तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट मतलब WA, और ये हो गया हमारा सॉल्यूट मतलब WB उन्होंने दे दिया। अब आपको क्या चाहिए, MB चाहिए, तो इसके लिए है ना, एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, CH3COOH को कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा। बस मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला यूज्ड इक्वल्स टू M इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इफ इट इज़ इन ग्राम्स मल्टीप्लाई विद 1000। ठीक है, तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला। WB कितना है, WB 2.5 ग्राम है इंटू 1000 अपॉन MB कितना दिया हुआ है 60 इंटू WA, बेंजीन है यहाँ पर, WA कितना है 75 ग्राम। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना आपको मिलेगा 5/9, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो 0.555 आता जाएगा। दिस इज़ योर आंसर, मोल्स पर kg। यूनिट आएगा, मोलैलिटी आएगी, स्मॉल m आएगा, स्मॉल m इक्वल्स टू 0.55 मोल्स पर kg, क्योंकि मोलैलिटी है तो पर kg आएगा। सो दिस इज़ द आंसर। आई थिंक ये आंसर सबका आ गया होगा करेक्ट। अब इसी 18 के और में दिया हुआ है कि राइट एनी 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, इजी क्वेश्चन है। सो इन मेकिंग टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 बॉटल्स आर सील्ड विथ हाई प्रेशर ऑफ CO2 इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, है ना। और सेकेंड एप्लीकेशन है कि टू अवॉइड द बेंड्स स्कूबा डाइवर्स कैरी डाइल्यूट एयर विथ 12% हीलियम। सो ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं ना, ये हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड पार्ट था कि व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल एंड वाटर को जब भी आप मिक्स करोगे ना, अल्कोहल प्लस वाटर को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा वो, और पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो एक तो ये हो गया, वाई इट पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो वेपर प्रेशर होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का दैट विल इंक्रीजेस। वाई सो, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हेन अल्कोहल इज एडेड, है ना, व्हेन अल्कोहल एडेड, this addition of alcohol, due to addition of alcohol, the hydrogen bonds between water molecule becomes weaker। मतलब प्योर स्टेट में जितने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में थे उससे वो वीकर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इथेनॉल का मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो पहले के कंपैरिजन में वीक हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट वॉल्यूम भी बढ़ेगा और अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स वाई the molecular interaction becomes weaker when alcohol and water are added, and that's why it form positive deviation non-ideal solution. So these are the answer for your question number 18. Now question number 19. Question number 19, first part जो question number 19 का है कि a first order reaction is found to have a rate constant K equals to 5.5 into 10 to the power minus 14 per second. Calculate the half life of reaction. तो ये केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए उन्होंने दिया हुआ है, और में उन्होंने दिया हुआ है राइट एनी 2 इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट।
तो पहले अपन न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वो दे रहे हैं और आपसे हाफ लाइफ पूछ रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन दिया था उन्होंने, तो कैसे सॉल्व करना है आपको। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज़ गिवन दैट के इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो के इक्वल्स टू दिया हुआ है उन्होंने 5.5 इंटू 10⁻⁻14 और यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट क्या करना है, टी हाफ हमको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला यूज्ड, इसके लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला यूज्ड है टी हाफ का, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो बेटा आपके पास के का वैल्यू है, बस इसमें ये वैल्यू पुट करना है आपको। टी 1/2 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻14। So you will get the answer t 1/2 equals to 12.6 into 10⁻12 seconds. So this is the answer for your numerical 19 first part. 12.6 into 10⁻12 seconds. ठीक है, तो कैलकुलेट यही किया था, आंसर यही आया था। हालांकि यदि आपके स्टेप्स सही हैं, फॉर्मूला यूज्ड आपने लिखा है, तो इस पर भी मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में वो बोल रहा है कि 2 इफेक्ट्स लिखना है आपको, है ना। राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या हैं भाई। फर्स्ट तो यही है कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये सॉरी, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन by providing alternative pathway for reactants. And second है catalyst decrease the, second effect है catalyst decrease the activation energy, decrease the activation energy between reactant and product, so thus rate of reaction increases. So these are the 2 important effect of catalyst. Okay, नाउ द क्वेश्चन 19 का जो और है ना, इस और में देख लें। और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज, उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि द डीकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर, एक्सप्लेन, है ना। तो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको प्रूव करना है, तो जस्टिफाई करना है आपको इस सेंटेंस को। तो देखिए इसके लिए डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस कैसे होता है। सो 2NH3 गैस गिव्स ऑन प्लैटिनम, है ना, एट हाई प्रेशर इट विल गिव यू नाइट्रोजन गैस एंड इट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस, है ना। ये है। अब इसके लिए यदि रेट बनाए तो रेट इक्वल्स टू क्या बनेगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 0। मीन्स रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो रेट इक्वल्स टू क्या हो गया, K मतलब कांस्टेंट हो गया। मतलब इस रिएक्शन की जो रेट है वो कांस्टेंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि एट हाई प्रेशर, है ना, कि उन्होंने ये कंडीशन डाला हुआ है, एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस, प्लैटिनम जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं, प्लैटिनम मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड विथ गैस मॉलिक्यूल, अमोनिया गैस मॉलिक्यूल, है ना। बहुत सारा अमोनिया का मॉलिक्यूल, हाई प्रेशर मतलब बहुत सारी अमोनिया भर देंगे हम प्लैटिनम सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल प्लैटिनम की सरफेस पर, ये मान लीजिए हमारा प्लैटिनम का सरफेस है, जब आप हाई प्रेशर पर इसके ऊपर अमोनिया गैस भरेंगे तो अमोनिया के मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर जाकर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। मतलब इस मेटल का पूरा सरफेस जो है वो अमोनिया से फिल्ड हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, है ना। अब सैचुरेशन के बाद अब क्या होगा, सो रेट ऑफ रिएक्शन does not depend on ammonia concentration. And that's why it is considered as zero order reaction. क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनका रेट जो है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो हुआ क्या कि मेटल सरफेस पर अमोनिया एड्जॉर्ब हो गया सब जगह। अब क्या होगा, आप अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेटल का पूरा सरफेस जो है वो अमोनिया से सैचुरेटेड है। तो जो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम ज़्यादा करने पर भी रेट पर कोई असर नहीं आने वाला है। सो दैट्स वाई इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड दैट्स वाई दिस
decomposition reaction is considered as zero order reaction. आया समझ में? इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन एक्सप्लेन विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है ना, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम रिक्वायर्ड है वो इस हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है। मतलब एक रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में लगने वाला समय उसके हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है। ये आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू प्रूव करना है। तो चलिए कैसे प्रूव करना था, अगेन फर्स्ट ऑर्डर पर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 और का ये आंसर हम बता रहे हैं। तो देखिए आंसर है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात कर रहे हैं। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो एक्सप्रेशन है K इक्वल्स टू होता है, यस K इक्वल्स टू होता है 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में। अब 99.9% का मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसमें से इतना जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इतना रिएक्शन यदि हो चुका है, इसका मतलब है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना R0 यदि 100 ग्राम था तो RT कितना होगा, RT होगा 100 में से इतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हो चुका है। तो आपके पास RT का वैल्यू आएगा 0.1 ग्राम। यही वैल्यूज़ हम इसमें रखते हैं, इस एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो K इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T लॉग, और R0 मतलब इस रिएक्शन के हिसाब से इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि परसेंट में है तो 100 लिया था हमने, और 99.9% कंप्लीट हो गया, मतलब रिएक्टेंट कितना बचा है 0.1 बचा हुआ है ना। तो आगे अपन इसी को और कंटिन्यू करते हैं। K इक्वल्स टू आएगा 2.303 अपॉन T लॉग, और ये हमारे पास आएगा 10 टू द पावर 3। अब K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T और लॉग 10 टू द पावर 3, मतलब इसका वैल्यू आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.3010 से, है ना, इसका वैल्यू। अब साइड चेंज कर दें अपन, T इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ना 2.303 अपॉन K, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 6.909 अपॉन K। T इक्वल्स टू, अब ये T कितना है 99.9% कंप्लीशन में लगने वाला टाइम, ये हो गया। लेकिन फॉर हाफ लाइफ है ना, फॉर हाफ लाइफ के लिए टाइम कितना है, T हाफ इक्वल्स टू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन K होता है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को यदि आप इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हो, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 मीन्स T 99.9% अपॉन T हाफ इक्वल्स टू 6.909 अपॉन K, और T हाफ यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा K अपॉन 0.693, और ये जब आप कट करेंगे यू विल गेट नियर अबाउट 10। तो T 99.9% इक्वल्स टू 10 इंटू, साइड चेंज करोगे तो ये 10 इंटू T 1/2, तो हाफ लाइफ का कितना हो गया 10 टाइम्स हो गया। यही तो प्रूफ करना था, है ना। तो ये आया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट। क्लियर है? बताइएगा यदि कोई डाउट्स हैं इसमें तो। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट दैट एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में लगा समय उसके हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। ये रिएक्शन दी थी, कंप्लीट द रिएक्शन करना है आपको और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखना है ईच रिएक्शन में। तो फर्स्ट रिएक्शन है ये क्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl प्लस Na का इसमें रिएक्शन करवाया है उन्होंने एसीटोन की प्रेजेंस में।
तो बेटा ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। आयोडाइड्स बनाने का मेथड है। आई इधर आ जाएगा, Cl इधर चला जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा I और साथ में बनेगा NaCl। विजिबल है या नहीं आप लोगों को? आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। So this is CH3 CH2 CH2 I, है ना, आयोडोप्रोपेन बनेगा और NaCl बनेगा। सेकेंड जो हमारा रिएक्शन है कि ये ब्रोमोब्यूटेन है, एक्चुअली इसका इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्कोहलिक या इथेनॉलिक KOH जब भी लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इसको मैं प्रोडक्ट इस पर लिख कर बता देती हूँ पेपर पे, है ना। तो ये जो रिएक्शन है मैं कंप्लीट करके बता देती हूँ आपको। ये जो रिएक्शन है, दिस इज सेकेंड रिएक्शन जो है CH3 का 3 टाइम्स, है ना। तो कैसी कंडीशन है, CH3C और इस कार्बन के तीनों तरफ 3 CH3 ग्रुप है और Br इस तरीके से अटैच्ड है। KOH का हमने रिएक्शन कराया है, अल्कोहलिक KOH है ये। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यहाँ से तो Br निकल जाएगा और यहाँ से अपन ले लेते हैं, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा, तो कहीं से भी आप बीटा से एक हाइड्रोजन ले लीजिए। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ, इट विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ ले लेते हैं CH3 और यहाँ ले लेते हैं CH3 प्लस यू विल गेट KBr प्लस यू विल गेट H2, सॉरी। सो दिस इज द प्रोडक्ट्स, दीज आर द रिएक्शन, ठीक है, अब विजिबल है। तो ये बनेगा 2 मिथाइल और प्रोप 1 इन। तो प्रोडक्ट इज 2 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, सो इट इज़ 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। थर्ड रिएक्शन है ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाना है आपको। मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट एडिशन होगा तो Br जाएगा H2 पर और H जाएगा इस कार्बन पर। तो प्रोडक्ट बनेगा, सीधा प्रोडक्ट बता रही हूँ, थर्ड का जो प्रोडक्ट बनेगा, चलिए पूरा लिख देती हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें एडिशन करवाया अपन ने HBr का। तो एडिशन के बाद H का एडिशन होगा इस कार्बन पर क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है ये। तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2, नेक्स्ट विल बी CH2 CH2 एंड Br। तो HBr का एडिशन होगा और आपको मिलेगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। दिस इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सो 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये थर्ड हमारा इक्वेशन हो गया। नाउ द फोर्थ वन, लास्ट CH3 मैं लिखे लेती हूँ। फोर्थ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और CH3 का 2 टाइम्स, मतलब दोनों तरफ इसके CH3 है, प्लस HBr लिखा हुआ है और एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। तो एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो HBr का एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो इसके कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, बेटा इन 2 कार्बन पर एडिशन होगा, इस पर और इस पर, है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है। तो अब हाइड्रोजन जो होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर और Br का एडिशन होगा इस कार्बन पर। तो CH3, ये CH बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ ऐड हुआ Br, ये CH3 और ये CH3। सो यू विल गेट 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। प्रोडक्ट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड इट इज ब्यूटेन, ठीक है। सो दीज आर द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर योर क्वेश्चन नंबर 20। अब इसी क्वेश्चन नंबर 20 में और में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो देखिए और में इसके दिया हुआ है, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। और में दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना, C4H9Br A, है ना, इसको वो A कर बोल रहे हैं। ओके, ये NCERT से एज इट इज़ उठा के लिया हुआ क्वेश्चन है। रिएक्टेड विथ अल्कोहलिक KOH टू गिव्स कंपाउंड B, ठीक है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। कंपाउंड B रिएक्ट विथ HBr टू गिव्स कंपाउंड C, एडिशन होगा HBr का,
मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग करना है, विच इज़ एन आइसोमर ऑफ ए, ओके ए का आइसोमर है ये। व्हेन ए रिएक्ट विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी, ठीक है, वुड्स रिएक्शन लिखनी है इसमें, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्टेड विथ सोडियम। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए एंड राइट द इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस। बहुत अच्छे से पढ़ना था आपको ये क्वेश्चन, और इसमें आपको ए बताना है। तो देखो बेटा, ए का उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। ए का फॉर्मूला क्या दे रहे हैं वो? ए का फॉर्मूला दे रहे हैं C4H9Br। सो ए हमारा स्मॉल लेटर उन्होंने यूज़ किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 का और है, ए जो है फॉर्मूला दे रहे हैं C4H9Br, ब्रोमोब्यूटेन दे रहे हैं। अब ये जो ब्रोमोब्यूटेन है इसका स्ट्रक्चर बोल रहे हैं वो, तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके क्या हो सकते हैं, या तो आप स्ट्रेट चेन बना दीजिए, या तो ये ऐसा हो सकता है ना, 4 कार्बन और Br एक स्ट्रेट लाइन में हो, ये प्राइमरी हेलो एल्केन हो सकता है ना। 1 डिग्री RX बनाना है हमको, तो एक 1 डिग्री मतलब प्राइमरी हेलो एल्केन, या तो ऐसा, क्योंकि ये देखिए क्या दे रहा है वो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो एक तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इस फॉर्मूले से ये बन सकता है, और दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है कि CH3 CH2 C, सॉरी एक को ब्रांच में डालते हैं अपन यहाँ पर, इसको कर देते हैं CH, और यहाँ एक ब्रांच डालते हैं, और इससे हम कंबाइन कर देते हैं हमारे Br को। ये भी 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी RX होगा। अब इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ए का होगा, तो वो क्या बोल रहा है, उसका आंसर यहाँ मिल रहा है कि व्हेन ए रिएक्ट विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या है बेटा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इट इज़ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना। स्ट्रेट चेन में जब चीज़ें होती हैं, कार्बन की एक सीधी चेन होती है, तो उसको नॉर्मल वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो वो क्या बोल रहा है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, हमारा ये जो फॉर्मूला है उसके लिए ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, ये सही स्ट्रक्चर है, तो ए का सही स्ट्रक्चर ये है बेटा, ठीक है। पहला तो ये डिसाइड हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो कि गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए, तो ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए, एंड राइट द इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस। तो सबसे पहले रिएक्शंस लिख देते हैं। तो अल्कोहलिक पहला जो रिएक्शन है, क्या बोल रहे हैं वो कि हमारा ये, अब यही लेते हैं फिर फर्स्ट जो रिएक्शन है, फर्स्ट वो बोल रहे हैं कि ये ब्रोमोब्यूटेन जो है इट रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। तो ब्रोमोब्यूटेन है हमारा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 Br, इट रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH। अब जब ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। जस्ट मिनट, इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा जो कि B होगा, ठीक है। KOH एंड गिव्स कंपाउंड B, सॉरी एंड गिव्स कंपाउंड B। अब इससे मिलने वाला कंपाउंड हमारा B होगा, ये A हो गया। B कंपाउंड बनाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ से Br निकाल लीजिए, और ये अल्फ़ा हो गया, तो ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन से आप H ले लीजिए, तो पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल, सॉरी Br तो निकल गया, सिंगल बॉन्ड CH3 है ना। यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया B। स्ट्रक्चर अभी सबके अपन बता देंगे। साथ में बनेगा प्लस KBr प्लस H2। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एक लाइन में आना चाहिए, मेरा ये इस तरीके से लिखा है मैंने। सेकंड रिएक्शन जो है, इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि कंपाउंड B रिएक्ट विथ HBr एंड गिव C। अब ये हमारा जो B है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH3, इट रिएक्ट विथ HBr ना, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, MA फॉर मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो एडिशन कैसे होगा, H जाएगा इस कार्बन पर और Br जाएगा इस पर, सो यू विल गेट CH3 C Br CH3 एंड इट विल बिकम CH3। ये आपका जो कंपाउंड बनेगा ना, ये कंपाउंड होगा आफ्टर ये B बना था, नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा ये C। सो दिस इज योर C, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे थे कि आफ्टर एडिशन ऑफ HBr C इज फॉर्म्ड विच इज़ द आइसोमर ऑफ A, जो A का आइसोमर है। तो A आपने क्या बनाया हुआ, हाँ यस, इसका ये आइसोमर है। चलिए नेक्स्ट आगे वो बोल रहे हैं कि व्हेन A रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D।
अब ए को रिएक्ट करवाइए, वुड्स रिएक्शन करवाइए ए का। तो आपके पास जो ए है, ए का फॉर्मूला क्या है, ये है ना। तो एक बार थर्ड रिएक्शन लिखते हैं अपन। तो हमारा ए है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 Br। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए क्योंकि वुड्स रिएक्शन करवानी है, प्लस 2Na। ठीक है, 2 सोडियम से रिएक्शन करवाया, 2 Br इसको दे दीजिए और बाकियों को आपस में जोड़ दीजिए। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इसके बाद में 2 एल्काइल ग्रुप्स को जोड़ने पर यू विल गेट CH3 CH, है ना, ऊपर CH3 देन CH2। देखिए ये इतना कॉपी किया मैंने। इसके बाद ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और जोड़िए यहाँ से, CH2 फिर CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो ये वो एडिशन ये वो वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको मिलेगा विच इज़ डी। कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ किए, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा डी और इस प्रोडक्ट का नाम है 1 2 3 4 5 6, है ना। सो 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये आपको डी मिलेगा। तो एक बारी मैं आपको ABCD सारे बता दूं क्या क्या है ना, एक बार अच्छे से लिख देंगे। ये लिखना चाहिए इस तरीके से। जब एक बार फाइनली आपने इक्वेशन दे दिया फिर आप बताइए कि जो ए है वो क्या है। तो ए प्रोडक्ट है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। फिर बी क्या है आपका, बी आपका है ये वाला प्रोडक्ट, है ना, ये बनाया था आपने। तो बी है हमारा, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, बी है हमारा दिस प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, है ना, 2 मिथाइल प्रोपीन। देन सी क्या है, सी ये है जो हमने बनाया हुआ है इक्वेशन में, इट इज़ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मैं यहीं लिख देती हूँ Br सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। सो इट इज़ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और जो डी हमने बनाया है, डी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वो डी है, इट इज़ 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। सो दीज आर द आंसर फॉर योर केमिस्ट्री पेपर। एनालाइज करिए अपने पेपर को, कितना स्कोर आप पेपर में कर रहे हैं, और यदि किसी आंसर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट शेयर कर सकते हैं।